प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2131 वुलुआन साम्राज्य की शर्मनाक हार। अच्छी बात यह थी कि झेंग लो की इस हार के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चला। उस समय सिर्फ एम्पायर के टॉप लीडर्स ने ही उस बैटल का वीडियो देखा था, और वो भी अभी तक नेशनल ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ था। शुक्र है कि इंपीरियल एम्परर सी यी ने तुरंत आदेश जारी किया कि कोई भी इस घटना को बाहर न फैलाए। लेकिन झेंग लो खुद जानता था कि अब उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। सबसे जरूरी बात यह थी, उसे अपने दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। लग रहा था जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। जिन 6th जनरेशन ह्यूमंस को वो कीड़ेम कोड़े समझता था, इतिहास की सबसे कमजोर, सबसे नाजुक और सबसे कमजोर जाति, वो उसकी पकड़ से निकल गए। झेंग लो का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत पूरे वुलुआन साम्राज्य के चारों बड़े वॉर जोन्स के प्रमुखों को तलब कर लिया। वुलुआन एम्पायर का स्ट्रक्चर 3 आयामी है और इसकी सेना 4 वॉर जोन्स में बंटी हुई है, जो एम्पायर के चारों कोनों में तैनात है और उसकी रक्षा करती है। चारों सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स झेंग लो के ऑफिस पहुंचे। उनमें एक खास नाम था, बिंग लिहुया, जो इस समय मिलिट्री की चीफ ऑफ स्टाफ थी। बिंग लिहुया एक फीमेल लिजर्डमैन थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी। उम्र के हिसाब से वो अभी सिर्फ इंसानी स्केल में 50 की थी, जो कि लिजर्डमैन में काफी यंग मानी जाती है। झेंग लो की पुरानी प्लानिंग के अनुसार वो पोकों के लिए ऑफस्प्रिंग पैदा करने की सबसे उपयुक्त पार्टनर मानी जाती थी। लेकिन अब उस बारे में सोचना भी बेकार था। झेंग लो ने एम्पायर के करंट टॉप फाइटर्स को इकट्ठा किया। कॉन्फ्रेंस रूम में उन लोगों को देखकर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। एक वक्त था जब इनका आधा हिस्सा भी इतनी बड़ी मीटिंग में बैठने के लायक नहीं था। पर हुएक्सू किंगडम के साथ बड़े युद्ध और झंग यी पर हमला करने के दौरान वुलुआन एम्पायर ने अपने आधे से ज्यादा हाई लेवल एलियन कॉम्बैटेंट्स खो दिए। हालात सच में बहुत खराब हो चुके थे। झेंग लो के मन में ग्लूम भरा हुआ था। लेकिन अभी दुखी होने का वक्त नहीं था। उसे खुद को संभालना था। आप सबने आज जो देखा वो हमारी हिस्ट्री का सबसे शर्मनाक दिन है। ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वो अब हमारे लिए समस्या बन चुकी है। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें जल्द से जल्द हुएक्सू कंट्री के ह्यूमंस को खत्म कर देना चाहिए। झेंग लो ने अपनी हार को शांति से स्वीकार किया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। अब मैं आप सभी से सुझाव चाहता हूं। जो भी कहना है बेहिचक कहो। कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। उसके शब्दों में जरूर जोश था, पर सबको साफ दिख रहा था कि वो अब पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं रहा। कॉन्फ्रेंस रूम में कुल 6 लोग बैठे थे, झेंग लो समेत। बाकी 5 एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, सोच रहे थे कि कौन बात शुरू करे। बिंग लिहुया ने ग्रीन टी का कप उठाया और धीरे से कहा, सबसे बड़ी समस्या ह्यूमंस नहीं है, बल्कि वो रेस है जो उस कॉन्टिनेंट के नीचे रहती है, जिसकी ओरिजिन अभी तक पता नहीं है। बाकियों ने भी सिर हिलाया। इस बात से सभी सहमत थे। अगर वो ड्रैगन क्लैन का डर न होता तो वुलुआन एम्पायर अब तक हुएक्सू कंट्री को कब्जे में ले चुका होता। बैंग, ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का हेड, एक लंबा पतला मेल लिजर्डमैन था। उसके कान लंबे थे और आंखों पर चश्मे जैसी डिवाइस थी। बिंग लिहुया के बाद उसने कहा, 1 लाख सालों में बहुत कुछ बदला है। असंख्य युगों की उठापटक में कौन जानता है कि आज भी इस धरती में कितनी प्राचीन जातियां जिंदा है। उनकी बनावट देखकर लगता है कि वो हमारे पूर्वजों के जमाने की है। वेस्टर्न मिलिट्री रीजन की हेड थी स्लेक, एक सेडक्टिव फीमेल। उसने अपनी टांगे क्रॉस की और आंखें आधी बंद करके कहा, किसी भी हालत में हम अभी उस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन का सामना नहीं कर सकते, इसलिए लैंड इन्वेजन का विचार बेकार है।
झेंग लो ने धीरे से सिर हिलाया। यही तो दिक्कत है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ह्यूमंस को मिटा दें, बिना अंडरग्राउंड रेस को अलर्ट किए? कम से कम हमें उस ट्राइब के सबसे ताकतवर इंसान को मारना ही होगा। जाहिर है वो झंग यी की बात कर रहा था। झंग यी अब वुलुआन साम्राज्य की मस्ट किल लिस्ट में सबसे ऊपर था। सभी फिर से चुप हो गए। झंग यी को मारना अब तो बहुत मुश्किल हो गया है। झेंग लो खुद चेस कर चुका था और वो झंग यी की स्पीड देखकर हैरान रह गया था। अब तो शायद वुलुयन एम्पायर में कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। अगर पोकोंग जिंदा होता तो शायद एक मौका था। वो एम्पायर का सबसे ताकतवर स्पेस बेस्ड यूजर था, पर अब वो भी मर चुका है। कुछ देर बाद नॉर्दर्न थिएटर कमांड का हेड ब्रैड, जो दिखने में जेंटल था पर एक्सट्रीमली फिट और युवा जनरल था, उसने अपना हाथ उठाया। मैं एक बात लेकर बहुत चिंतित हूं। मुझे लगता है हमें अभी इस पर सोचने की ज्यादा जरूरत है, बजाय उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के। झेंग लो ने उसकी ओर देखा। कहना क्या चाहते हो, ब्रैड? ब्रैड ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने आज सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर आप मार्शल होकर उसे नहीं पकड़ पाए तो वुलुयन एम्पायर में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। शायद हिज मैजेस्टी कर पाए, पर झंग यी को पकड़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए मुझे एक बात की चिंता है। वो रुका, फिर धीरे से सबकी तरफ देखा। क्या आप सबको याद है 8 लाख साल पहले वुलुयन एम्पायर पर एक बहुत बड़ा संकट आया था? वो तबाही जिसने हमारी पूरी रेस को लगभग खत्म कर दिया था। सभी ने सिर हिलाया। ये वुलुआन इतिहास की सबसे भयानक आपदा थी। हर बच्चे को स्कूल में ये सिखाई जाती है। झेंग लो को भी टेक्स्ट बुक्स की वो लाइनें याद आ गई। करीब 8 लाख साल पहले वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड जिसमें वो रहते थे, अचानक एक और अंडरग्राउंड रेस ने खोज लिया था। ये थी 5th जनरेशन की इवोल्व्ड फॉर्म, जिसे अब एक कंप्लीटली अलग रूप मिल चुका था। एक इंटेलिजेंट स्पीशीज जो दिखने में या तो विशालकाय सांप जैसी थी या फिर आर्मोथ पैंगोलिन जैसी। उनकी विशेषता थी धरती के भीतर तेजी से चलना और भारी डिस्ट्रक्शन करना। वुलुयन एम्पायर ने उन्हें नाम दिया था अंकिलोसॉर सिविलाइजेशन। जैसे ही अंकिलोसॉर सिविलाइजेशन ने वुलुयन को देखा, उन्होंने तुरंत हमला किया। अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हमेशा खतरा रहता है, जैसे कोई बड़ी वॉल्केनिक eruption या टेक्टोनिक शिफ्ट, जो पूरी सिविलाइजेशन को मिटा सकती है। इसलिए जब भी कोई रेस संकट में होती है, वो जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाती है। अंकिलोसॉर क्लैन ने गहराई से निकलकर वुलुयन सिटीज की मोटी दीवारें चीर डाली और वहां के लोगों का नरसंहार किया। चैप्टर 2132 बिंगली हुआन। उस दौर में वुलुयन एम्पायर के पास बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल वेपन्स थे, लेकिन अंकिलोसॉर क्लैन शिकारी की तरह हमला करते और फिर तुरंत मिट्टी के अंदर भाग जाते। वुलुयन एम्पायर के लोग उनका पीछा ही नहीं कर पाते थे। इस तरह एक लंबा स्टैंड ऑफ शुरू हुआ। अंकिलोसॉर क्लैन ने वुलुयन एम्पायर को अपनी ग्रैनरी और रिसोर्स बेस समझ लिया था और उनके हमले पूरे 10 सालों तक बिना रुके चलते रहे। बाद में वुलुयन एम्पायर को बहुत नुकसान हुआ, हजारों मारे गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी उच्च सभ्यता के बल पर अंकिलोसॉर क्लैन को पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर भी आज तक जब कोई उस इतिहास को याद करता है तो दिल दहल जाता है। झेंग लो ने ब्रैड की तरफ देखा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें डर है कि वो लड़का भी अंकिलोसॉर क्लैन की तरह हमारी एम्पायर को परेशान करता रहेगा? ब्रैड ने हाथ फैलाए। आप ही बताइए, अगर वो सच में ऐसा करता है तो उसे कौन रोक पाएगा? झेंग लो की आंखों के ऊपर की हड्डियां तन गई। हालांकि उसके पास आईब्रोज नहीं थे, पर वो रिजेस उसे एक गंभीर और मैजेस्टिक रूप देती थी। वो अंदर नहीं आ सकता। हमारी वुलुयन एम्पायर का डिफेंस सिस्टम परफेक्ट है, ब्रैड बोला, पर उसकी स्पेशल एबिलिटी सभी बैरियर्स को बाईपास कर सकती है। वो सीधे सिटी में घुस सकता है। सोचिए, अगर वो रॉयल फैमिली के पास जाकर
सबको मार डाले तो आप पहुंच भी जाए, तभी क्या आप उसे पकड़ पाएंगे? मतलब वो बस धीरे धीरे एक एक करके हमारी एम्पायर के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को एलिमिनेट कर सकता है। फिर वुलुयन एम्पायर खुद ब खुद खतरे से बाहर नहीं रह जाएगी। मुझे लगता है हमें इस बात के लिए तैयार रहना होगा। ब्रैड ने अपनी बाहें मोड़ी। झेंग लो को घूरते हुए कहा, इसलिए आप अब एम्पायर से बाहर नहीं जा सकते। जब तक आप अंदर रहेंगे, वो अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन वो बेबसी से बोला, अगर आप एम्पायर में रहेंगे तो हम हुएक्सू किंगडम को कोई असली थ्रेट नहीं दे पाएंगे। बस यही तो डिलेमा है। ब्रैड के एनालिसिस ने सभी को सिचुएशन की गंभीरता का एहसास दिलाया। पोकोंग और झेंग लो के डेप्यूटीज की मौत के बाद अब पूरे एम्पायर में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो झंग यी का सामना कर सके। झंग यी अब उनके लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर बन चुका था। झेंग लो ने टेबल पर मुक्का मारा और दांत भींचते हुए कहा, क्या हमारी वुलुयन एम्पायर को सिर्फ 6 जेनरेशन वाले ह्यूमन से कंट्रोल होना पड़ेगा? ब्रैड चुप रहा। कुछ बातें उसने मन में ही रखी, क्योंकि अगर बोल देता तो शायद झेंग लो का गुस्सा फूट पड़ता। सच्चाई ये थी कि वुलुयन एम्पायर ने एंशिएंट हिस्ट्री, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने सारे रिसोर्सेज एक जगह जमा करके झेंग लो को करंट स्ट्रेंथ तक पहुंचाया था। लेकिन वो ह्यूमंस जो अभी अभी सच से रूबरू हुए हैं, उनके बीच में भी झंग यी जैसे मॉन्स्टर्स पैदा हो रहे हैं जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब झंग यी की नेचुरल टैलेंट झेंग लो से कहीं ज्यादा है। वो दोनों एक ही लेवल पर नहीं है। हमें उसे हर हालत में खत्म करना ही होगा। उसे और ग्रो नहीं करने देना चाहिए। ब्रैड ने गंभीर स्वर में कहा। बैंग ने हाथ बांधे और कहा, यह सब तुम्हारी ही गलती है। अब मार्शल एक्शन नहीं ले रहा तो हमें उससे निपटना पड़ेगा। तुम करोगे क्या? मत भूलो, उसने हमारे दर्जनों साथियों को मार डाला है। अब एम्पायर में लोग झंग यी को सिल्वर आर्मोर्ड किलर के नाम से जानने लगे थे, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं था। ब्रैड के होठों पर एक सिनिस्टर स्माइल आ गई। हमें पकड़ना मुश्किल है, पर हम ट्रैप बिछा सकते हैं। झेंग लो की आंखों में चमक आई। हूं, ब्रैड ने गंभीरता से कहा, उसकी एबिलिटी स्पेशल है। अगर हम एक सही एनवायरनमेंट बना सकें तो हम उसकी एबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं। एक बार उसकी पावर हट जाए तो उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। पर उसे बाहर कैसे लाए? वो अब बहुत कॉशियस हो गया है, स्लेक ने पूछा। ब्रैड मुस्कराया। याद है वो पहली बार आइलैंड पर क्यों आया था? सबको याद था। पहली बार झेंग लो जब आर्मर पहनकर बाहर की दुनिया में गया था, वही उसकी मुलाकात झंग यी और बाकी ह्यूमन से हुई थी। वो गॉड सोर्स की डिग्रेडेड वर्जन के लिए लड़ रहे थे, जिसका एसेंस उनके लिए पॉइजन था, पर ह्यूमंस के लिए बहुमूल्य ट्रेजर। झेंग लो अब ब्रैड की योजना समझ गया। तुम कहना चाहते हो एक नया ट्रैप सेट करें और फिर एक सिग्नल भेजें ताकि वो लोग ट्रेजर खोजने आए, और फिर जैसे ही वो स्पेस यूजर आए हम उसे मार दें? ब्रैड ने ताली बजाई। एग्जैक्टली मार्शल सर, आपकी समझ गजब की है। उसने लंबी जीभ निकाली। झेंग लो ने विचार किया और उसे यह प्लान वाजिब लगा। बिल्कुल, इस रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है लालच। अगर बेट अच्छा हो तो वो लोग जरूर ट्रैप में फंसेंगे। ब्रैड ने तुरंत अपना प्लान आउटलाइन किया। हुएक्सू किंगडम के साउथ ईस्टर्न वाटर से एक ऐसा आइलैंड चुने जो न बहुत दूर हो न बहुत पास। हर दिन एक निर्धारित समय पर वहां सैक्रिफिशियल स्पिरिट की ऑरा रिलीज करें। मछली पकड़ने के लिए चारा जबरदस्त होना चाहिए। फिर बस इंतजार करना है जब तक वो ड्रीम फिश खुद जाल में ना आ जाए। वर्स्ट केस में अगर हम उस स्पेस यूजर को नहीं भी मार पाए तो उसके कुछ और साथी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को एलिमिनेट करना भी फायदे का सौदा है। ब्रैड मुस्कराया। झेंग लो ने सिर हिलाया और कहा, तुम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो डूम्सडे वेपन्स ही क्यों न हो।
बस उस स्पेस सिस्टम को खत्म करो, फिर हुएक्सू किंगडम हमारे लिए कोई खतरा नहीं रह जाएगा। और हां, हमें यह भी देखना होगा कि वो हमारी एम्पायर में घुसपैठ न करे। झेंग लो ने नैरोड आईज से बिंग लिहुया की तरफ देखा। बिंग लिहुया, ये तुम्हारा डोमेन है। क्या हम करंट टेक्नोलॉजी से परफेक्ट डिफेंस बना सकते हैं? बिंग लिहुया ने सिर हिलाया। बहुत सिंपल है। एम्पायर की सिटीज एकदम जॉइंट लेआउट में है। हर एरिया में एनर्जी सेंसर्स और सर्वेलेंस लगे हैं। कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। वो जहां भी आएगा, हमें उसकी प्रेजेंस तुरंत पता चल जाएगी। जब तक कि वो रुक गई, फिर सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, वो इम्पॉसिबल है।